गरीब की गाड़ी। अनिमेष की आज नौकरी चली गई। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब वो भी चले गए। अब कैसे सब कुछ होगा। तभी अनिमेष की पत्नी सीमा ने उसे कॉल की। सुनिए, हम गाड़ी कब ले रहे हैं? अभी? तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने नई गाड़ी ली है, बहुत सुंदर है, मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। सीमा, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूंगा गाड़ी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नई गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए। सीमा ने फोन काट दिया। अनिमेष और सीमा की अभी अभी शादी हुई थी। सीमा बहुत जिद्दी थी, उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था। अनिमेष को सीमा से शादी ही नहीं करनी थी, पर उसने अपनी माँ के कहने पर सीमा से शादी की थी। बेटा, ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, बीवी को 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। शादी कर ले बेटा, नहीं तो और लड़की नहीं मिलेगी। अनिमेष ने अपनी माँ की बात सुन ली और सीमा और अनिमेष की शादी हो गई। शादी के 2 दिन बाद सीमा ने अनिमेष से कहा, आपने तो सुहाग रात में मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी सहेली को तो उसके पति ने सोने का हार दिया था। सीमा, वो शादी में इतना खर्चा हो गया था ना, इसीलिए कुछ नहीं दिलाया तुम्हें। तुम चिंता मत करो, अगले ही महीने में तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। मुझे एक सोने का हार चाहिए। हार तो बहुत महंगा होगा, कुछ और ले लो सस्ता सा। सस्ता सा? क्या मैं तुमको सस्ती लगती हूँ? यार, ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे मेरे। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम शांत रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हार दिला दूं। अगले महीने अनिमेष अपनी पूरी सैलरी से सीमा के लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया, मगर उससे भी सीमा खुश नहीं हुई। सीमा को बहुत कुछ चाहिए था। उसकी सहेलियां हर महीने कुछ न कुछ खरीदती ही रहती थी और वो देखकर सीमा भी अनिमेष के सामने जिद पकड़कर बैठ जाती थी। सीमा की जरूरतें पूरी करने के लिए अनिमेष ने बैंक से लोन भी ले लिया था और आज उसकी नौकरी चली गई थी। और उधर सीमा नई गाड़ी खरीदने की जिद पकड़कर बैठ गई। अनिमेष घर लौटा तो सीमा के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदोगे? मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। सीमा, समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों की थी? घर चलाने का दम नहीं है, लेकिन शादी जरूर करनी है इन्हें। कि तभी वहां सीमा की सास विमला आई और सीमा को समझाने की कोशिश करने लगी। बहू, जिद छोड़ना, जिद करना अच्छी बात नहीं होती। मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है ना। आप बीच में मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी गाड़ी चाहिए, मुझे भी सहेलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। सीमा ने खाना नहीं बनाया। रात को सीमा की सहेली ने उसे वीडियो कॉल की। सीमा, ये देख, हमने भी नई गाड़ी खरीदी है, तू कब ले रही है? हाँ, हम भी इसी महीने गाड़ी ले रहे हैं। इतने महंगे गाड़ी लूंगी ना तो देखती रह जाएगी। हाँ, नहीं तो। अनिमेष छुपकर ये देख रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मैंने माँ से कहा भी था कि मेरी शादी ना कराओ, लेकिन माँ ने जबरदस्ती शादी करा दी। अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। क्या करूं, गाड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन अनिमेष नई नौकरी ढूंढने निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिए, मगर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। देखो अनिमेष, अभी मार्केट में कोई नौकरी नहीं है और मिलना भी बहुत मुश्किल है, और ऊपर से तुम्हारा इतना अनुभव भी नहीं है।
वैसे तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? मेरी पिछली भी नौकरी चली गई है, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ सर। अच्छा, समझ गया। लेकिन यहाँ एक भी नौकरी नहीं है। सर, मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है क्या? हाँ सर। ठीक है, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। मैं तुम्हें ड्राइवर का काम दे देता हूँ और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। मैं राजी हूँ सर। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की है, लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। मुझे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अनिमेष मान गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद वो गाड़ी लेकर अपने घर चला गया। गाड़ी देखकर सीमा बहुत खुश हुई और खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है। हाँ सीमा, तुम कब से गाड़ी खरीदना चाह रही थी ना, इसीलिए गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। हमारी पहली गाड़ी बहुत सुंदर है ये तो। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। चलिए, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, हम घूम फिर कर आते हैं। माँ और बीवी को बिठाकर अनिमेष शहर के रास्तों में घूमने लगा। अनिमेष ने अपनी माँ और बीवी को झूठ बोला था। सीमा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल में अपनी गाड़ी दिखाने लगी। ये देखो, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है, बहुत महंगी भी है ये। सीमा को खुश देखकर अनिमेष बहुत खुश था, लेकिन अनिमेष को नहीं पता था कि उसका ये झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। 1 महीने तक शांति बरकरार रही। सीमा को उसकी सहेली ने कॉल की। सीमा, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। सीमा गाड़ी लेकर चली गई। उधर अनिमेष का बॉस ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठा रहा। अरे, अभी तक तो अनिमेष को आ जाना चाहिए था गाड़ी लेकर। ये कहाँ रह गया? क्यों नहीं आया ये आज? बॉस ने अनिमेष को कॉल की। वो नींद से उठा और देखा कि गाड़ी तो गायब है। माँ, गाड़ी कहाँ है? वो तो बहू लेकर गई है बेटा, तू आज बस से चला जा ऑफिस। अरे यार, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है? बॉस ने अनिमेष को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम वो गाड़ी लेकर आना और चले जाना। दोपहर तक सीमा लौट आई। तभी बैंक से कुछ लोग आए। अनिमेष कौन है यहाँ? मैं हूँ, क्या बात है? बैंक का लोन नहीं चुकाया है तुमने, ये गाड़ी तुम्हारी है ना, हम इसे ले जा रहे हैं। ये बोलकर वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ी भी चली गई, नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई मतलब? तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वो गाड़ी ही मेरा ऑफिस है, मैं ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ। अनिमेष ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी, अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस का नाम सुनकर सीमा डर गई। माफ कर दीजिए मुझे, मैं उन सहेलियों के चक्कर में आपको बहुत परेशान कर बैठी। बहू, तुम तो इस घर के बहू हो। बहुओं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया। सीमा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सारे जेवर बेच डाले और उससे बैंक का लोन चुका दिया और इस तरह उसने गाड़ी छुड़ा ली। अनिमेष बॉस के घर गाड़ी लौटाने गया। सीमा भी उसके साथ गई और बॉस से माफी मांग ली। सीमा को रोते हुए देख बॉस ने अनिमेष को दोबारा नौकरी पर रख लिया। बॉस ने कहा, बहू, जिद और लालच से नुकसान ही होता है। मन लगाकर काम करो, एक ना एक दिन तुम्हारे घर भी गाड़ी होगी।
अनिमेष के साथ सीमा भी नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर एक नई गाड़ी खरीद ली और फिर सभी एक साथ खुश खुश रहने लगे। बेटा जल्दी करो जरा, वो 5 नंबर वाली टेबल पर कस्टमर इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करोगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। मालिक 5 नंबर का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी खाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यमान और इसका होटल अतिथि देवो भवो। जैसा इस होटल का नाम था ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले ही हर कस्टमर का तिलक लगाया जाता था और फिर बड़े सम्मान के साथ उन्हें बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यमान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि इसके आसपास के होटलों में इतना रश नहीं होता था जितना सत्यमान के होटल में होता था। नमस्ते सर, मेरा नाम रमन है। मैं पब्लिक अखबार से आया हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू करना है। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए, अरे आइए ना, पहले आपका तिलक करूंगा। आइए आइए आइए, अब आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। छोटू जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौरियाँ और बढ़िया सी चाय लेकर आ। हाँ तो सत्यमान साहब जी, पहले तो मैं आपका पूरा होटल और यहाँ का किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में नहीं लेकर जाते, लेकिन मुझे तो आपको वहां लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही है, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का है और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से कोई धोखा दे दे तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे लिए काम करते हैं वो सब मेरे गांव से हैं, यानी सबसे ही मेरा परिवार जैसा रिश्ता है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तो आप बहुत मशहूर हो गए हैं, तो अब आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है। लोग आपके रसोई के अंदर देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपी का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई की कुछ फोटोज चाहिए होंगी हमें। सत्यमान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता। अखबार में अपनी फोटो छिपने और इंटरव्यू के बाद से वो बहुत खुश हो गया और उसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने पूरे होटल का एक एक कोना अच्छे से दिखाया, साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीके और रेसिपी का भी अनजाने में खुलासा कर दिया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीरें ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यमान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यमान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यमान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे ये कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में आपको फोन करके बता दूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यमान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ पत्रकार का कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा ही अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला। ये तो बहुत ही बेवकूफ है। असल में ये आदमी कोई पत्रकार नहीं था, पास ही मौजूद एक होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यमान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था,
ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। उधर सत्यमान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार करता रहा। छोटू, जा अखबार लेकर आ। अब तो पूरे 4 दिन हो गए हैं। आज तो पक्का मेरी फोटो छिपी हो गई। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यमान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं होता। ये देखकर सत्यमान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यमान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यमान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यमान के होटल पहुंच जाता है और वहां मौजूद हर चीज की जांच पड़ताल करने लगता है। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान मिला रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सालों से मैं अपना होटल चला रहा हूँ, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। मैं तो पूरा काम ईमानदारी से करता हूँ। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दो, देखते हैं कितना अच्छा सामान इस्तेमाल करते हैं तुम खाने में। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगी कि तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि वहां पर नकली तेल और नकली मसाले और कई नकली चीजें पड़ी हुई थी। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। फूड इंस्पेक्टर सत्यमान के होटल को सील कर देता है और साथ ही वो सत्यमान को जेल भेज देता है। यूं एक ही पल में सत्यमान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यमान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके ही लिए काम करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत? जमानत की बात सुनकर सत्यमान चौंक जाता है और वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। अरे छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप के लावारिस था मालिक। आपने सहारा दिया तो मैं आपको इस हाल में कैसे छोड़ सकता था भला? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही पैसे काम आ गए आज। छोटू की बातें सुनकर सत्यमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यमान का नाम खराब हो चुका था। इसीलिए सत्यमान अपने परिवार और छोटू के साथ अपने गांव चला जाता है और वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे, जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यमान और उसका परिवार रहने लगा। सत्यमान के पास गुजर बसर करने के भी पैसे नहीं थे और खाने पीने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी उसने एक दिन गांव के एक बच्चे को आधे कटे हुए बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यमान उस बच्चे के पास गया और उस बच्चे से बोला, ये क्या खा रहे हो बेटा तुम? ये बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन, ये भी बांस का है क्या? जी अंकल, यहाँ बांस ही है ना, हम हर चीज में बांस ही इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर सत्यमान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को बुलाया और कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारे बांस को काट कर ले आया। सत्यमान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरे का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थी और सारे बर्तन भी बांस के थे। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमें सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में हमारे साथ काम करते थे।
मुझे विश्वास है कि वो सब हमारी मदद जरूर करेंगे मालिक। छोटू की बात मानकर सत्यवान अपने गांव के लोगों से बात करने चला। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। कई लोग सत्यवान को मुफ्त राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यवान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यवान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यवान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यवान के अनोखे होटल को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सब भी सत्यवान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यवान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई मजा ही आ गया। ये तो बहुत अच्छा होटल है। शहर से इतनी दूर, इतनी अच्छी सर्विस, और सबसे बढ़कर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बांस को हम खा भी सकते हैं, वो भी इतने अलग तरीके से। बहुत ही मजा आया है। सत्यवान के होटल की तारीफ सभी दोस्त जाकर अपने दोस्तों में करते हैं और इस तरह धीरे धीरे शहर से कई लोग सत्यवान के होटल में आना शुरू हो जाते हैं। सत्यवान और उसका होटल धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यवान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यवान की गाड़ी पटरी पर आने लगी और उसके पुराने साथी भी जो गांव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आए। मालिक, भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आई कि आखिर वो सब नकली सामान अपने होटल में कैसे आया था। हाँ छोटू, तुम सच कह रहे हो। मैं भी ये गुत्थी सुलझाना चाहता हूँ। छोटू, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यवान के पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वो अपने खिलाफ की गई साजिश की जांच पड़ताल करवाता। वो अपना केस रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन, जो सत्यवान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसकी और उसके रिश्तेदार की साजिश थी, जो सत्यवान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। सत्यवान की तरक्की से जलता था। रमन के द्वारा बताई गई सारी जानकारी की वजह से ही सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यवान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारी गुत्थी सुलझा दी और सारे सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। दोषियों को सजा मिल गई थी और सत्यवान की लौटी हुई इज्जत भी उसे वापस मिल गई। शहर में सत्यवान की सारी संपत्तियां भी उसे वापस मिल गई। जहां सत्यवान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नए थीम और नए अंदाज से, नई रेसिपी के साथ।